So this was a question of calculate the electrode potential, not the EMF. तो जैसे कि मैं बता रही थी कि कई बार EMF कैलकुलेट करने की जगह आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना आता है. तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब होता है रिडक्शन पोटेंशियल. इट नेवर मीन्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. कभी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे आप ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन नहीं लिखोगे, आप हमेशा गेन, क्योंकि रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो कॉपर 2 पॉजिटिव विल गेन इलेक्ट्रॉन टू गिव कॉपर. रिएक्शन लिखनी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि तभी आपको पता लगेगा कि प्रोडक्ट क्या लेने हैं और रिएक्टेंट क्या लेने हैं. अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ कॉपर. तो हमने कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल वाली रिएक्शन लिखी. डिप्ड इन अ 0.1 मोलर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, मतलब कॉपर आयंस की कंसंट्रेशन 0.1 मोलर दे रखी है, 0.1, एंड द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज 0.34. स्टैंडर्ड वैल्यू 0.34 दे रखी है, तो मैंने ई नॉट की जगह 0.34 पुट कर दिया. माइनस 0.0591, एन की वैल्यू 2 लेंगे, बिकॉज क्लियरली कॉपर 2 पॉजिटिव आयन इज गेनिंग हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स. लॉग प्रोडक्ट. अब प्रोडक्ट इज कॉपर सॉलिड स्टेट. मैंने पहले भी बताया कि अगर कोई प्रोडक्ट या रिएक्टेंट सॉलिड स्टेट में होता है उसको लेने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन 1 होती है. रिएक्टेंट ऑब्वियसली कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस है, जिसकी कंसंट्रेशन 0.1 क्वेश्चन में दे रखी है, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन. सो व्हेन यू गोना सॉल्व इट, 0.34, 0.0295 log 1 upon 0.1, 0.1. So answer will be, obviously ये 0.1 ऊपर चला जाएगा, log 10 हो जाएगा. log 10 is 1. So 0.34 minus 0.0295 would be 0.3145 volt. So note this question, कर लो ये note, because it is different from the normal EMF question. In this you don't have to calculate the EMF, but you have to calculate the electrode potential. Note, electrode potential always. Do we need to talk in the class? ई स्टैंडर्ड नहीं होती, ई नॉट स्टैंडर्ड होती है. नॉट ई तो हमने जो अदर कंडीशंस पे है, विच इज़ नॉट स्टैंडर्ड. ई नॉट इज स्टैंडर्ड, ई इज़ नॉट स्टैंडर्ड. ई इज़ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या EMF. ई नॉट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल. हाँ जी, डन एवरीबडी. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो एक. A galvanic cell, please no need to talk. If I see anybody talking, that person will be out, then I will not listen that he was asking or she was asking. A galvanic cell is constructed with Ag positive as one electrode and Fe2 positive as the second. Calculate the concentration of Ag positive ion at which the EMF
will be 0 at equimolar concentration of Fe2 positive and Fe3 positive ions given E naught of Ag positive to Ag as 0.80 volt लिख लिया सबने क्वेश्चन। अब ये कह रहे हैं कि एक सेल को 2 इलेक्ट्रोड से कंस्ट्रक्ट किया है जिसमें से एक सिल्वर है और एक Fe2 पॉजिटिव टू Fe3 पॉजिटिव है। ईएमएफ दे रखा है, ईएमएफ आपको 0 दे रखा है। आपको Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है। अब सबसे पहले तो आपको जो 2 वैल्यूज़ गिवन है E नॉट की, उसमें से जो बड़ी वैल्यू है दैट इज कैथोड और जो छोटी वैल्यू दे रखी है Fe3 पॉजिटिव और Fe2 पॉजिटिव की, दैट इज गोइंग टू एक्ट एज ए नोड। क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं गिवन, कोई रिएक्शन नहीं गिवन, द ओनली क्राइटेरिया जिससे आप ये पता लगा सकते हो कि कौन कैथोड एक्ट करने वाला है, कौन एनोड एक्ट करने वाला है, वो वैल्यूज़ ही थी। तो जैसे मैंने वैल्यूज़ देखी तो मुझे बड़ी वैल्यू सिल्वर की दिखी, तो मतलब वो कैथोड एक्ट करने वाला है, और छोटी वैल्यू Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव की दिखी तो वो एनोड एक्ट करने वाला है। एक बार इसमें रिएक्शंस भी लिखनी बहुत ज़रूरी हैं। एनोड पे क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो Fe3 पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करे होंगे, ऑब्वियसली Fe2 पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन लूज़ करे होंगे, तो Fe2 पॉजिटिव पहले आएगा। जिनके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि उधर Fe3 पॉजिटिव पहले क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि वैल्यूज हमेशा आपको रिडक्शन पोटेंशियल की दी होती हैं। बट अगर आप ये डिसाइड कर चुके हो कि ये एनोड है, तो एनोड पे आपने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है, तो Fe3 पॉजिटिव थोड़ा लूज करेगा। अगर Fe3 पॉजिटिव लूज करेगा वो तो Fe4 पॉजिटिव बन जाएगा, जबकि हमें तो 2 और 3 में से ही बनाना है, तो 2 ने लूज करे होंगे तब 3 बना होगा। उसके बाद कैथोड पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और Ag पॉजिटिव दे रखा है तो उसने ही गेन करे होंगे। अब रिएक्शन लिखने के बाद जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे तो वहाँ पे जब आप EMF इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन N, तो कई बच्चे इस क्वेश्चन में गलती क्या करते हैं, N की वैल्यू 6 ले लेते हैं, क्योंकि उनको मैंने एक चीज़ बता रखी थी कि अगर एक के ऊपर 2 हो एक के ऊपर 3 हो तो 6 लेना है। बट माय डियर स्टूडेंट्स, वो तब होता है अगर 2 इस पे हो 3 इस पे हो। अगर आपके सेम मेटल के ऊपर ही 2 है, सेम मेटल के ऊपर ही 3 है, तो चेंज तो 1 का ही आया और दूसरे के ऊपर भी 1 है। इस केस में अगर किसी बच्चे ने N6 ले लिया ये सोच के कि मैम ने बताया था कि अगर 2 और 3 हो तो 6 ले लो, वो तब था अगर 2 इस पे होता 3 अगले वाले पे होता। व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज, कल एक तुम्हें जो मैंने होमवर्क भी दिया था उसमें भी एक क्वेश्चन था, उसमें SN के ऊपर 2 पॉजिटिव दे रखा था, उसी SN के ऊपर 4 दे रखा था, तो बच्चे N की वैल्यू 4 ले रहे हैं। नो, अगर SN की वैल्यू 2 है, दूसरे SN के ऊपर 4 है, तो चेंज कितना आया, 4 माइनस 2 दैट इज, वो 4 तब बनता अगर SN 0 से SN 4 पॉजिटिव जा रहा होता। यहाँ पे ये 3 तब बनता अगर यहाँ 0 होता, यहाँ पे क्या होता 0। बट अगर आपको लग रहा है कि चेंज 2 से 3 आ रहा है, तो एनोड वाले में चेंज कितने का आया, और कैथोड वाले में तो है ही चेंज 1 का। कौन बातें कर रहा है, हु इज देयर हु इज टॉकिंग इन लाइक इन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज गोइंग ऑन।
many students they make mistake in choosing the right value of n even in this nonce equation, even in the upcoming topics जो भी हमने करने वाले हैं उसमें वो n की वैल्यू गलत चूज कर लेते हैं। जब 6 लेनी होती है तो 6 नहीं लेते हैं, जब नहीं लेनी होती है तो ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में अगर कोई बच्चा n की वैल्यू 6 लेगा वो गलत होगा। 6 कैसे हो? 6 तब होती अगर Fe के ऊपर 2 होता, दूसरे Fe के ऊपर 0 और यहाँ पे 3 होता। तो हम देखते हैं कि इधर से इधर कितने का चेंज है, 2 से 0 यानी कि 2 का, और इधर से इधर कितने का चेंज है, 3 का। तब 2 3 का क्या आता? ठीक है, तो यही चीजें प्रैक्टिस करने के लिए आज क्लास रखी गई थी कि नॉन्स इक्वेशन समझाने के लिए तो एक दिन लगता है, बट टू एक्चुअली सॉल्व इट्स क्वेश्चंस एंड नॉट डू रॉन्ग यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नॉन्स इक्वेशन लगाई, EMF इज इक्वल टू E0 माइनस 0.0591 अपॉन n log product upon reactant. What is the value of EMF given? इस क्वेश्चन में हमें EMF तो निकालना ही नहीं है क्योंकि EMF की वैल्यू कितनी दे रखी है, कितनी दे रखी है विश्वदीप? और हमें निकालना क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ। हाँ, तो सबसे पहले तो यहाँ 0 ले लिया। E0 कैसे निकलेगा? E के तोड़ माइनस E। n की वैल्यू मैंने अभी आपको बताया कि 6 नहीं आएगी, 1 आएगी। प्रोडक्ट, अब जब आपने कैथोड और एनोड की रिएक्शंस लिखी थी, इन दोनों को अगर आप ऐड कर दो तो आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट भी पता लग जाएंगे। प्रोडक्ट कौन से दिख रहे हैं? Fe3 पॉजिटिव और Ag लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कल भी मैंने बताया था कि द वन विच इज़ इन द सॉलिड स्टेट। कल कोई पूछा था कि मैम हमें कैसे पता लगा ये सॉलिड स्टेट? अगर पॉजिटिव नहीं है, इफ देयर इज नो चार्ज, तो ऑब्वियसली इट इज इन सॉलिड स्टेट। इसको लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी। सो द ओनली प्रोडक्ट यू कैन टेक इज Fe, और डिनोमिनेटर में क्या लोगे? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट दोनों ही आयनिक है, एक Fe2 पॉजिटिव है और एक Ag पॉजिटिव है। लिखना मत प्लीज, समझ लो, आई विल गिव यू टाइम। अभी इस क्वेश्चन में था कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव इफ द EMF इज 0 एट इक्विमोलर कंसंट्रेशन। मतलब आपको Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन दे नहीं रखी, बट क्योंकि वो इक्वल है तो ये कैंसिल हो जाएगा। आई एम जस्ट डूइंग वॉट इज रिटन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि आप वो Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करो जिस पे EMF 0 है। तो मैंने EMF की वैल्यू को क्या पुट कर दिया? 0। बट कब है? जब Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या दे रखी है? इक्वी। सो इवन हमें वैल्यू नहीं दे रखी, बट अगर वो इक्वल है तो वो कैंसिल हो जाएगी। बस अब तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व। कैथोड क्या होता है? कैथोड की वैल्यू 0.80 दे रखी है, एनोड की 0.77, 0.0591 लॉग। प्लीज़ इसको ध्यान से देख लो, लिखने का टाइम PDF से भी नोट कर लेना, लेकिन अगर एक बार समझ नहीं आया तो बाकी सारे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होंगे। इसमें मैंने log की प्रॉपर्टी लगा दी, log 1 माइनस लॉग ऑफ Ag पॉजिटिव, log 1 0, ये उधर चला गया माइनस 0.03 माइनस 0.0591, माइनस से माइनस अंदर रह गया माइनस लॉग ऑफ Ag पॉजिटिव। अब ये 0.03 डिवाइडेड बाय 0.0591 माइनस आ गया, ये वाला माइनस उधर लेगी लॉग Ag पॉजिटिव, तो मेरे पास आ गया माइनस 0.5076 लॉग ऑफ Ag पॉजिटिव। बट मुझे अगर Ag पॉजिटिव निकालना है तो लॉग दूसरी साइड लेके जाऊंगी, तो वो बन जाएगा एंटी लॉग ऑफ माइनस 0.5076। अब यहाँ पे आता है एंटी लॉग। जब भी आपको लॉग के अंदर वाली चीज़ निकालनी है, जैसे इस केस में भी मुझे लॉग के अंदर वाला Ag पॉजिटिव निकालना था, तो लॉग को डेफिनेटली दूसरी साइड लेके जाना पड़ेगा। जब भी हम लॉग को दूसरी साइड लेके जाते हैं इट बिकम्स एंटी लॉग। एक बार मैं आपको एंटी लॉग दिखाना समझा देती हूँ, नहीं समझ आएगा तो यहीं तक छोड़ देना। अगर आपको जिस नंबर का एंटी लॉग देखना है, इफ़ इट इज़ नॉट पॉजिटिव, तो सबसे पहले तो आप एंटी लॉग देख ही नहीं सकते। एंटी लॉग आप सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स का ही देख सकते हो। अब इसका एंटी लॉग देखने के लिए क्या टेक्निक करनी है? पहले इस नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बनाना है। अब इस नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल आपने -2.2 को पॉजिटिव बनाना हो, तो आप इसका बड़ा इंटीजर +3 ऐड कर दोगे तो वो 0.8 बन जाएगा।
अगर आपको -4.2 को पॉजिटिव बनाना हो तो -4.2 से एक बड़ा नंबर 5 ऐड कर दोगे तो 0.8 बन देगा। सिमिलरली अगर इस नेगेटिव नंबर को मुझे पॉजिटिव बनाना था तो मैं क्या कर सकती थी, ये 1 से छोटा, इसमें मैं 1 ऐड कर दूं। अगर मैं इसमें 1 ऐड करूंगी तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, इट विल कम आउट टू बी 0.4924 समथिंग दैट। बट सम ऑफ यू वुड बी वंडरिंग हाउ कैन वी ऐड 1। हम ऐसे ऐड कर सकते हैं क्योंकि मैथ्स में एक रूल होता है कि अगर आप कोई चीज़ ऐड कर रहे हो तो साथ में सब्ट्रैक्ट भी कर दो। 1 को ऐड और 1 को सब्ट्रैक्ट करने से क्या फ़ायदा होगा, जैसे आपने 1 ऐड किया उसने इस नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बना दिया, ये बन गया 429.4924। अब कई बच्चे सोचे होंगे कि मैम इसने +1 ने इसको पॉजिटिव तो बना दिया बट ये भी तो -1 पड़ा है। ये जो -1 मैंने लगाया था ये एक इंटीजर है, किसी भी इंटीजर का एंटीलॉग 10 की पावर में चला जाता है, इसने कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी क्योंकि एंटीलॉग ऑफ एनी इंटीजर इफ 10 की पावर, यानी कि वो जो -1 आपको लगाना पड़ा था क्योंकि आप 1 ऐड कर रहे थे तो आपको 1 सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ रहा था, वो -1 ने कोई दिक्कत नहीं करनी क्योंकि उसने तो 10 की पावर में ही चले जाना है। अब बात रह गई थी जो आपने +1 किया था उसने इस नेगेटिव नंबर को क्या बना दिया, बस अब इसका एंटीलॉग देख लो। किसका एंटीलॉग देखोगे, सारे बोर्ड पे देखो 0.49 का 2 पे, 0.49 का 2 पे, दिस इज एंटीलॉग टेबल। तो 0.49 का 012 पे, 2 पे कितना नंबर मिल रहा है मुझे 310। 0.49 का 2 पे, आगे 0.4924 भी था, अगर आप आगे 4 पे भी देखना चाहते हो तो इसी लाइन पे जाते जाओ मीन डिफरेंसेस होते हैं 1 2 3 4, 4 का मीन डिफरेंस 3 है। तो अगर आप 0.49 का 2 पे देखोगे तो 3105 है, बट इस 5 में लास्ट डिजिट में आपको इसका मीन डिफरेंस ऐड करना है 3, तो वो 3108 बन जाएगा। तो दैट मीन्स अगर आप 0.49 का 2 पे देख रहे हो, आगे 4 का नहीं भी देख रहे हो तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 0.49 के 2 का देख लिया, उसके आगे जो 4 है वो तो मीन डिफरेंस होता है, यानी कि अगर थर्ड डिजिट के बाद भी कोई डिजिट है तो उसी लाइन में ये मीन डिफरेंसेस दे रखे होते हैं 4 पे मीन डिफरेंस। तो अगर आप 4 का मीन डिफरेंस देखोगे तो वो 3 है 0.49 का, हाँ 2 पे वैल्यू 3105 और इसी लाइन में 4 का मीन डिफरेंस 3, तो 3105 में 3 ऐड कर दोगे तो 3108। और आपने जब एंटीलॉग देखना है तो डेसिमल हमेशा पहले डिजिट के बाद ही लगाना है, बट एक 10 की पावर -1 भी है तो 0.31 बन गया। सो दिस इज द आंसर। दोबारा देख लो, एंटीलॉग तक तो सब पहुंच गए थे, जिस नंबर का हमने एंटीलॉग देखना था वो नेगेटिव था -0.5076, मतलब 1 से छोटा था बट नेगेटिव था। उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमने उससे एक बड़ा नंबर यानी कि -0.5076 से बड़ा 1 ही होगा, तो हमने 1 ऐड कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। 1 ऐड करने से ये नेगेटिव नंबर पॉजिटिव हो गया। जो -1 हमने लगाया उसने कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी क्योंकि वो इंटीजर है, तो वो सीधा 10 की, क्योंकि इंटीजर्स का एंटीलॉग देखने की ज़रूरत नहीं होती। अगर मैं तुमसे पूछूं -2 का एंटीलॉग तो आप बोलोगे 10 की पावर -2। अगर मैं आपको बोलूँगी 2 का एंटीलॉग तो आप बोलोगे 10 की पावर 2। एंटीलॉग इंटीजर्स का देखने की कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि वो 10 की पावर होती है, ओनली प्रॉब्लम होती है डेसिमल्स का। तो इसका एंटीलॉग तो 10 की पावर में ही चला गया। इसका एंटीलॉग हमने टेबल से देख लिया 0.49 का 2 पे विच वॉज 3105, और 4 का मीन डिफरेंस उसी की लाइन में हमने 3 देखा जो कि पीछे से ऐड करना होता है, तो इट बिकम्स 3108। डेसिमल हम पहले डिजिट के बाद लगाएंगे, -1 है तो ये डेसिमल आगे शिफ्ट हो जाएगा, दैट इज आंसर। सो ऐसे क्वेश्चन नॉन इक्वेशन के तुम्हें प्रैक्टिस करने चाहिए। यू शुड बी एबल टू राइट द रिएक्शंस, यू शुड बी एबल टू राइट द ओवरऑल रिएक्शन। लिख लो, नोट कर लो अब। yn is 1। अंकित नोट करो, समझ आया? अगर किसी को कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा, विदाउट हेजिटेशन आस्क मी,
क्योंकि ये तो अभी पहली दूसरी क्लास चल रही है नर्स की। अगर अभी नहीं समझ आएगा तो टिल द लास्ट प्री बोर्ड्स बच्चों को ये क्वेश्चंस नहीं आते होते, सो दैट्स नो। अपने मैथ्स वाले टीचर से पूछ। बट फिलहाल बस इतना होता है कि अगर तुम किसी 1 से छोटे 0 पॉइंट समथिंग का एंटीलॉग देख रहे हो तो पहले डिजिट के बाद आएगा, रट्टा ही है ये। बस लिख लिया। Done everybody? So now before I proceed to the next topic, कल मैंने 7 क्वेश्चन दिए थे, कोई डाउट है?
सेवन किए थे ना तुमने? है कोई डाउट? सेकंड सेकंड तो सिंपल नहीं है। CD2 पॉजिटिव, जिसका डाउट नहीं है वो भी चुपचाप देखेगा। आपको स्टैंडर्ड वैल्यूज दे रखी हैं। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू नहीं दे रखी। इस क्वेश्चन में गलती है, वो ये है कि वो लिख रहे हैं कि ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ हैं। स्टैंडर्ड उन्होंने लिखा ये है कि ये रिडक्शन पोटेंशियल है, बट जब तुम यहाँ पे देख रहे हो कि मेटल लूज कर रहा है, यानी कि मेटल पहले है आयन, तो ये तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ही नहीं है, ये तो किसकी वैल्यू है? ऑक्सीडेशन। तो पहले आपको साइन क्या करना पड़ेगा? आपको इसका CD2 पॉजिटिव पहले लिख के CD बाद में लिख के वैल्यू का साइन चेंज करना पड़ेगा। कई बार क्वेश्चन ऐसे मिसप्रिंट होते हैं। क्वेश्चन में लिखा ये था कि दीज वैल्यूज आर रिडक्शन पोटेंशियल, बट जब आपने सब्सक्रिप्ट में देखा कि मेटल इज फर्स्ट, आयन इज आफ्टरवर्ड्स, दैट मीन्स दिस इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यूज। रिडक्शन पोटेंशियल में आयन पहले होता है, मेटल बाद में होता है, तो इसको इंटरचेंज कर दो और वैल्यू का साइन चेंज कर दो। इसको इंटरचेंज कर दो वैल्यू। अब हमें पता लगा कि एक्चुअल वैल्यूज आर दीज, जिसमें से बड़ी वैल्यू ये है तो इट्स गोना एक्ट एज कैथोड। और वैसे भी रिप्रेजेंटेशन में बाद वाला कैथोड होता है, पहले वाला। तो अगर हम इन वैल्यूज़ के हिसाब से देखते तो ये कैथोड बन रहा था, क्योंकि ये वैल्यूज़ ही गलत थी। तो जब हमने उनकी वैल्यूज़ का साइन करेक्ट कर लिया, तब हमारा बड़ी वैल्यू कैथोड Fe की बन रही है और Fe ही कैथोड है, और छोटी वैल्यू एनोड CD की बन रही है और CD ही एनोड है। सो हियर यू हैव टू बी वेरी मच विजिलेंट। जब भी आप नर्स इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, यही तो आपने अलर्टनेस दिखानी है कि क्या हमें जो E0 की वैल्यूज दे रखी हैं वो स्टैंडर्ड है, या आर दे रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज और नॉट। इफ दे आर नॉट, देन प्लीज चेंज द साइन। आप बस अब आगे तो हो जाएगा। और कौन सा डाउट? थर्ड का फिफ्थ पार्ट। Are we here to talk? All those who are out talking. Third question दिया हुआ है, what would be the effect on the voltmeter reading if Fe2 positive concentration were increased? पहले पूरी क्वेश्चन लिखनी पड़ेगी। क्या थी क्वेश्चन बताओ? जो EMF वाली इक्वेशन लिखी है, सीधा फिफ्थ पार्ट नहीं करा सकते ना, फिर मुझे पूरा करना पड़ेगा। या तो एक EMF वाली इक्वेशन क्या है? हाँ, नर्स वाली। एक मिनट, हु इज टॉकिंग? हाँ बोलो। नीचे, वो तो सॉलिड स्टेट में। हाँ नीचे। तो इस इक्वेशन के हिसाब से आप देखो, वो कह रहे हैं कि अगर हम Fe2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो आपका वोल्ट मीटर पे क्या फर्क पड़ेगा। तो इनडायरेक्टली वो ये पूछ रहे हैं, क्वेश्चन ऐसे दे रखा है कि व्हाट वुड हैपन इफ यू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ Fe2 पॉजिटिव ऑन वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर आपको EMF की वैल्यू ही देता है ना,
वोल्ट मीटर क्या आपको देता है? वोल्टेज. एंड व्हाट इज वोल्टेज? द करंट, ईएमएफ. सो इनडायरेक्टली व्हाट दे आर आस्किंग इज कि अगर आप Fe2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हो तो ईएमएफ पे क्या फ़र्क पड़ता है. तो ईएमएफ वाली क्वेश्चन में देखो, अगर मैं ये चीज़ बढ़ाऊंगी तो लॉग की वैल्यू बढ़ेगी. लॉग की वैल्यू बढ़ेगी तो ये वाला जो फैक्टर है जो E0 सेल में से माइनस हो रहा है, ये वाला फैक्टर बढ़ेगा. अगर जिस फैक्टर को आप माइनस कर रहे हो वो बढ़ेगा तो E0 सेल में से अगर आप बड़ी वैल्यू माइनस करोगे तो अल्टीमेटली ईएमएफ क्या हो जाएगा? कम. ईएमएफ क्या है? E0 सेल माइनस समथिंग. अगर आप E0 सेल में से जो चीज़ माइनस कर रहे हो वो बढ़ जाएगी तो E0 में से बढ़ने वाला माइनस करने वाला फैक्टर बढ़ेगा तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा? कम आएगा ना. तो आई तो थिंक दिस शुड बी द आंसर दैट. हाँ, वोल्ट मीटर रीडिंग इज गोइंग टू. लेकिन अगर डिनोमिनेटर वाला फैक्टर बढ़ाते, निकल टू पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ाते, तो लॉग का डिनोमिनेटर वाला फैक्टर बढ़ रहा है तो मतलब लॉग की वैल्यू घट रही है. तो अगर आप जिस चीज़ को माइनस कर रहे हो वो चीज़ क्या कर रही है? डिक्रीज. तो ईएमएफ की वैल्यू क्या कर जाती? इंक्रीज. दैट इज हाउ यू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चन. और बताओ, थर्ड हो गया. एनीथिंग एल्स टिल 7 बिकॉज आई आस्क्ड यू टू डू टिल 7. फिफ्थ का आंसर, फिफ्थ बाकियों का भी नहीं आया. फोर्थ हुआ नहीं. सिंपल है ये तो. फोर्थ में उल्टा करना है, स्टैंडर्ड निकालना है और सेल पोटेंशियल दिया हुआ है. इफ द सेल पोटेंशियल इज 0.59 और वो भी स्टैंडर्ड किसका निकालना है? निकल का. और आपको कॉपर का दे रखा है. तो इसमें क्या करना है? पहले E इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग प्रोडक्ट. इसमें कौन सा होगा? इसमें बाद वाला निकल टू पॉजिटिव है, कॉपर है तो निकल टू पॉजिटिव होगा, और पहले वाला कॉपर टू. बस इसमें उल्टा E सेल दिए रखा है 0.59. पहले E0 सेल निकाल लो. निकल टू पॉजिटिव की कंसंट्रेशन 0.01. सो सॉरी फॉर यू गाइज. ये log 1/10 10 ऊपर लेके जाओगे तो माइनस आगे आ जाएगा, प्लस हो जाएगा ये, क्योंकि log 1/10 इज माइनस log 10. log 10 ऊपर गया या माइनस आ गया, माइनस माइनस क्या कर देगा? log 10 1 हो गया. तो ये प्लस हो गया तो उधर जाके क्या हो गया? माइनस. तो यहाँ से तुमने E0 सेल की वैल्यू निकाल ली. कितनी आई? 0.5900.029. E0 सेल तुम्हारा आ गया 0.560. अब E0 सेल क्या होता है? E कैथोड माइनस E. कैथोड की वैल्यू दे रखी थी तुम्हें कॉपर की, कितनी दे रखी थी? 0.34. और एनोड की निकालनी है. 0.56 में से कैथोड की आपको कॉपर की दे रखी थी, एनोड की आपको निकालनी है. तो ये उधर चला जाएगा. 0.34 माइनस 0.56, तो माइनस में आंसर आ रहा है 0.20. माइनस 0.22. इस क्वेश्चन में उल्टा दे रखा था, दैट मीन्स ईएमएफ दे रखा था, ई सेल दे रखा था, स्टैंडर्ड वाला निकाल लिया. स्टैंडर्ड वाले में भी फर्दर उन्होंने कैथोड का दे रखा था, किसका निकालना था? एनोड का.
तो पहले ई नॉट सेल निकाल कर जो ई नॉट सेल की वैल्यू आई उसको किसके इक्वेट कर दिया, ई कैथोड माइनस ई कैथोड की वैल्यू क्वेश्चन में कॉपर की दे रखी थी, एनोड की निकालनी थी। तो आप प्रोसेस बाय प्रोसेस करते रहे, ऑटोमेटिकली नेगेटिव आनी है तो नेगेटिव आ जाएगी, पॉजिटिव आनी है तो इसका कोई रूल नहीं है कि मैम नेगेटिव क्यों आ रही है। कुछ मेटल्स की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू इसीलिए नेगेटिव होती है क्योंकि उनकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव होती है। इसकी नेगेटिव क्यों आ रही है, क्योंकि ये कभी रिड्यूस ही नहीं होता, ये इसकी टेंडेंसी ऑक्सीडाइज करने की है, तभी इसकी ई की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। तो इसमें उसका नेगेटिव आना कुछ रॉन्ग इंटरप्रेट नहीं कर रहा, इट इज़ जस्ट टेलिंग यू दैट द टेंडेंसी ऑफ निकल इज़ नॉट टू रिड्यूस, दैट इज़ वाई उसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ रही है। अगर आप उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू निकालोगे तो वो ऑटोमेटिकली किस में चली जाएगी, पॉजिटिव में। और 7 तक कोई और डाउट, डन करे थे। अच्छा, आपका कल का टेस्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का टेस्ट मैं पोस्टपोन कर रही हूँ ऑन रिक्वेस्ट ऑफ फ्यू स्टूडेंट्स, सो टुमारो यू डोंट हैव टेस्ट, बट कल आते ही एक तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की असाइनमेंट सबमिट होगी और ये 15 क्वेश्चन कंप्लीट होने चाहिए। बच्चे ही नहीं मान रहे, अब मैं क्या करूँ। कॉलिगेटिव टेस्ट ले लो, असाइनमेंट तो भी लूँगी मैं, असाइनमेंट तो तब भी सबमिट करनी है, टेस्ट पोस्टपोन करूँ ना। एक तो तुमने नॉन्स इक्वेशन के 8 to 15 क्वेश्चन, वैसे तो मैंने 1 to 7, महेंद्र आर वी हियर टू टॉक लाइक अर्ली मॉर्निंग, आके मैं से सिर खाने आए हो मेरा, आगे तुमने संडे क्लास नहीं रखनी। फिर नॉन्स इक्वेशन के द नेक्स्ट 7 क्वेश्चन, एक तो मैं ये पंखा ठीक करा, इसका भी मेरे को शोर सिर दर्द होता है, सारे पंखे बंद कर देने ताकि पता लगे कि कौन सा बच्चा बोल रहा है। सो नॉन्स इक्वेशन के द रेस्ट 7 क्वेश्चंस यू हैव टू कंप्लीट। अगर आपने 1 to 7 भी नहीं करे हैं वो भी कर लो, बिकॉज एनी डे आई कैन चेक 1 to 15 क्वेश्चन कंप्लीटेड, क्योंकि यही टॉपिक है जिसका आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। अगर आप ये भी प्रिपेयर नहीं कर रहे हो तो आई डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग। असाइनमेंट कंप्लीट करनी है एक ऑन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये भी मंडे देनी थी, और टेस्ट आपका फिर बातें। ध्रुव तू 1 मिनट नहीं चुप करता, तू ही सॉल्व करना है उसका डाउट सारे, तो ही विल सॉल्व योर डाउट। थर्सडे को रख रही हूं अब मैं, इसके बाद कोई डिले नहीं होगा। द नेक्स्ट टॉपिक इज, जो करना चाहता है उसको चुप करना पड़ेगा। प्रियंका, हाँ बोलो। नहीं, पार्ट 1 का टेस्ट हो चुका है, दैट वाज स्टिल आइडियल एंड नॉन आइडियल, उसे पीछे वाले टॉपिक्स नहीं डालूंगी। आई विल बी जस्ट पुटिंग क्वेश्चन ऑन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड वांट ऑफ फैक्टर, दैट्स इट। ओके, हाँ जी, कॉलिगेटिव दे वांट ऑफ दोनों। नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज द एप्लीकेशन ऑफ नॉन्स इक्वेशन। आपने नॉन्स इक्वेशन कर लिया है, कई बार टीचर नॉन्स इक्वेशन ना डाल के एप्लीकेशन ऑफ नॉन्स इक्वेशन पे क्वेश्चन डालता है। इट इज़ अगेन अ न्यूमेरिकल टॉपिक, पहले समझ लो। जैसे सपोज आपके पास कोई सेल है, डैनियल सेल ही ले रही हूँ मैं, डैनियल सेल मतलब वही जिंक और कॉपर वाला। तो अब क्या होता है डैनियल सेल में ये होता है कि रिएक्शन शुरू होती है, जिंक लूज करने लगता है, वो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करके कॉपर के पास जाते हैं और कॉपर क्या करने लगता है, गेन। अब धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जिंक लूज करने लगेगा और कॉपर क्या करने लगेगा, गेन, जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ता जाएगा और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कम होता जाएगा। आई अगेन रिपीट, जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ती है जिंक लूज करता है और कॉपर क्या करता है,
गेन। जैसे जैसे हमारे पास टाइम इंक्रीज होता है, जो कॉपर है जो एक्चुअली रिड्यूस हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता जाएगा, और जो दूसरा मेटल है उसका रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। इनडायरेक्टली मैं कह सकती हूँ कि उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल घटता जाएगा। तो एक टाइम आएगा जब कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है और एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ रहा है। एक टाइम आएगा जब दोनों इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाएंगे। जब दोनों इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाएंगे जिस पॉइंट पे, उस टाइम पे ई नॉट सेल की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। सॉरी, ई नॉट सेल की नहीं, आपके सेल पोटेंशियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। क्योंकि देखो हर सेल की एक लाइफ होती है, हर सेल की एक लाइफ होती है। जब आप एक सेल लेकर आते हो मार्केट से तो वो कुछ टाइम के बाद ख़त्म हो जाता है, डेड हो जाता है, एंड यू हैव टू थ्रो इट। दैट मीन्स उसकी जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो कितनी हो चुकी है? ज़ीरो। क्यों ज़ीरो हो चुकी है? क्योंकि कैथोड रिड्यूस होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। सारा कैथोड ख़त्म हो जाएगा और इधर से सारा एनोड भी ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म होने को टेक्निकली हम ये बोलते हैं कि दोनों की जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ है वो कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज हो रही हैं। कैथोड की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम हो रही है और एनोड की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ रही है। और एक टाइम आएगा कि जब दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेम। अगर दोनों के पोटेंशियल की वैल्यू ही सेम होगी, करंट क्यों फ्लो करता है? बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। करंट ऑलवेज फ्लोज बिकॉज ऑफ पोटेंशियल। लेकिन अगर दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस ही, पोटेंशियल की वैल्यू ही सेम होगी तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? ज़ीरो। अब हमारी नर्न्स इक्वेशन क्या थी बोलना? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन लॉग प्रोडक्ट अपॉन। अब ई सेल ज़ीरो हो रहा है कि ई नॉट सेल हो रहा है? दोनों में से कौन सी चीज़ ज़ीरो हो रही है? स्टैंडर्ड वाली कभी ज़ीरो नहीं होती, क्योंकि स्टैंडर्ड वाली वैल्यू फिक्स है। जो आप करंट वैल्यू चेक कर रहे हो सेल की, जो सेल पोटेंशियल वो ऑफर कर रहा था, वो क्या हो गई? ज़ीरो। लेकिन कब हुई? कब ज़ीरो हुई? जब रिएक्शन किस में पहुंच गई? तो जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंची है, कैन आई राइट प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की रेशियो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की रेशियो को ही हम क्या बोलते थे जब तुम इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर पढ़ते थे? सी की पावर सी, डी की पावर डी डिवाइडेड बाय ए की पावर ए, बी की पावर बी। मतलब प्रोडक्ट्स को ऊपर रखते थे, रिएक्टेंट्स को नीचे। तो अगर मैं इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करूं, ये उधर चला जाएगा माइनस ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग के सी, माइनस से माइनस। तो हमारे पास एक इक्वेशन डिराइव हो गई, दैट इज ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन लॉग के सी। कई बार टीचर पूरी नर्न्स इक्वेशन की जगह आपको इस पे क्वेश्चन दे देते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के सी। अगर आपको के सी निकालना है तो आपको ओरिजिनल नर्न्स इक्वेशन यूज़ नहीं करनी, आपने कौन सी इक्वेशन यूज़ करनी है जिसमें ई सेल ज़ीरो हो चुका है और उसकी फाइनल इक्वेशन क्या बन चुकी है? इक्वेशन याद करो, ई नॉट इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन लॉग ऑफ। ये इक्वेशन तो ज़्यादा सिंपल होगी ना, क्योंकि ई नॉट सेल तो आपको निकालना आता है, ई कैथोड माइनस ई। ये वैल्यू तो आपको या तो क्वेश्चन में दे रखी होगी, नहीं भी दे रखी होगी तो स्टैंडर्ड वाली वैल्यू तो कैसे निकालते हैं? ई कैथोड माइनस ई एन की वैल्यू। ये तो 2 नंबर का न्यूमेरिकल आ सकता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व ही नहीं है। सिंपल बच्चा ई नॉट सेल निकालेगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड, एन की वैल्यू डिसाइड करेगा, के सी निकालना है, लॉग उधर जाएगा। लेकिन इसमें भी के सी निकालने के लिए लॉग को दूसरी साइड लेके जानी पड़ेगी, तो क्या बन जाएगा? एंटी। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ नर्न्स इक्वेशन। व्हाई वी कॉल इट एप्लीकेशन ऑफ नर्न्स इक्वेशन? क्योंकि ये इक्वेशन नर्न्स इक्वेशन से ही डिराइव हुई है। ये वाली जो इक्वेशन आई है ये आप नर्न्स इक्वेशन से ही डिराइव करे हो। नर्न्स इक्वेशन में ही आपने ई सेल को ज़ीरो पुट किया है और उसी में ही आपने प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की रेशियो को क्या लिखा है? के सी। बट दिस इक्वेशन इज ओनली एप्लीकेबल एट 298 केल्विन। कैन एनीबडी टेल मी व्हाई? क्योंकि आपने जब यहाँ पे 0.0591 लिखा है तो ये 0.0591 कहाँ से आया था? ओरिजिनल इक्वेशन में 2.303 RT अपॉन NF था। तो जब तुमने T की वैल्यू 298 पुट करी थी तब ये वैल्यू 0.0591 बनी थी।
अगर मान लो बाई चांस टेम्परेचर 298 ना हो तो आपको कौन सी इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी, जो ओरिजिनल वाली है 2.303 RT अपॉन NF लॉग ऑफ KC, यानी कि आप तब ये 0.0591 इसकी जगह तभी ले सकते हो अगर टेम्परेचर 298 है। अगर टेम्परेचर 298 के अलावा कुछ और है तो आपको ये वाली इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी, बट 99% क्वेश्चन 298 पर ही आएंगे, तो बुक में भी इक्वेशन यही वाली ही लिखी हुई है दिस। लिख लो इस टॉपिक का नाम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट from Nernst लिखो। Let us consider the cell Zn as the cell reaction proceeds, the concentration of copper sulfate solution decreases, but concentration of ZnSO4 increases as electrode potential as value of electrode potential depends on concentration the value changes and a stage comes when electrode potential of two electrodes become equal and current stops flowing. At this stage, EMF of cell becomes 0. Now EMF is equal to E naught cell minus point
बाकी कल कंटिन्यू करेंगे, बट यू हैव टू कंप्लीट योर क्वेश्चंस ऑफ नॉन्स इक्वेशन एंड असाइनमेंट, एंड टेस्ट विल बी ऑन थर्सडे ना. ये जैसिका बंद करना कैमरा.